नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। सड़क पर बेरोजगारों की फौज पुकार रही है कि काम नहीं है, दुकानदारों की फौज बता रही है कि मांग नहीं है, और उद्योग जगत की फौज चुप है, फिर भी दबी जुबान में कहती है कि ना पूंजी है, ना मांग है और ना काम है। 6 साल में भारत की जीडीपी इस हद तक नीचे नहीं आई थी। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। 1.5 साल हो गए मगर हालात में सुधार नहीं हुए। तो कृषि, मत्स्य पालन, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट की हालत बेहद खराब है। कृषि क्षेत्र में विकास दर 2% है। 2018-19 की पहली तिमाही में 5.1% थी, यानी 1 साल पहले, जो अब घट के 2% पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसी सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया लाया गया था, अब उस पर कोई बात नहीं करता है। मार्च की तिमाही में 3.1% ग्रोथ रेट था, जो अब 1% से भी नीचे आ गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारी गिरावट है। इसमें सीमेंट, स्टील वगैरह आते हैं और इनमें गिरावट दर्ज की गई है। माइनिंग सेक्टर का बुरा हाल है। हमें मालूम भी नहीं है कि इस सेक्टर में कितने हजार लोगों की नौकरियां चली गई हैं। न्यूज चैनलों की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट की आहट तक सुनाई नहीं देगी। इस तरह से इंफॉर्मेशन को साफ कर दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के लोग औसतन हर घंटे सिर्फ 13 रुपए कमाते हैं। इससे ये संदेश मिलता है कि पाकिस्तान को वक्त की बर्बादी छोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान विनाश की रणनीति पर काम कर रहा है। उसे हर जगह विनाश के बारे में उसकी पूरी रणनीति चलती है, और भारत विकास के बारे में सोचता है, विकास के बारे में रणनीति बनाता है। दावा किया जाता है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे होंगे, मगर डेटा आता है कि कैश का चलन बढ़ गया है। कैश ट्रांजैक्शन में 17% की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक का यह डेटा है। 71,000 करोड़ से अधिक के बैंक फ्रॉड 2018-19 में दर्ज हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 74% अधिक हैं। हमें नौकरियां जाने को लेकर लिखते रहते हैं। कैजुअल वर्कर से लेकर मध्यम श्रेणी के मैनेजरों का हाल बहुत बुरा है। सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। यहीं दिल्ली में कई जगह काम आधा हो गया है, वहीं पर जहां पर चैनलों के मुख्यालय हैं, लेकिन आपको यह हकीकत नजर नहीं आएगी क्योंकि दिखाई नहीं जाएगी। आपने अक्सर दादा दादी को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब खाने में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उनकी ये बातें पूरी तरह सच हैं। हम अपने पारंपरिक खान पान से अब दूर हो चुके हैं। हर रसोई में, हर किचन में डिजाइनर थैले में बंद आटा और चावल अब मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज देश को पारंपरिक खाने की अहमियत बताई। हिंदू संस्कृति में आयुष्मान भव को सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। आयुष्मान का मतलब होता है लंबी उम्र। वैसे आजकल बहुत कम लोग किसी को आशीर्वाद देते हुए आयुष्मान भव कहते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद वही दे सकता है जो खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता हो। लेकिन हमें लगता है कि भारत आलसी और बीमार लोगों का देश बनता जा रहा है। आप सोचिए, क्या बीमार और ओवरवेट लोगों का देश कभी सुपर पावर बन सकता है? आप खुद को देखिए, फिर अपने दोस्तों को देखिए, फिर अपने परिवार को देखिए, समाज पर नजर डालिए और इसके बाद खुद से पूछिए, आपके आसपास जितने लोग आपको दिखते हैं उनमें से कितने लोग फिट हैं? इस बात को ध्यान में रखकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। आज से 77 साल पहले 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। इस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक इसी तरह शरीर से बीमारियों को भगाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई है। इसी बहाने अब आते हैं गमे रोजगार के सवाल पर। ठीक है कि नौजवान रोजगार के नाम पर वोट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई तैयारी नहीं करते हैं। बेरोजगारी का एक असर शिक्षा लोन पर भी पड़ा है। इस मंदी में जिन नौजवानों ने लाखों लोन लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उनकी नींद उड़ी हुई है, नौकरी नहीं है और ब्याज सर पे चढ़ गया है। लोन कहां से चुकाएं समझ नहीं आ रहा, उनसे कोई बात करने वाला है भी नहीं। सरकारी परीक्षाओं का दूसरी तरफ हाल बुरा है। निरंतर उसमें कोई खास सुधार नहीं है। कोई सरकार इस पर बात नहीं कर रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा है CGL 17, इसका रिजल्ट 2019 अगस्त 2019 के बीच जाने के बाद भी नहीं आ सका है। हताश नौजवानों ने
29 अगस्त को ट्विटर पर ट्रेंड कराने का फैसला लिया। छात्रों ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री को भी टैग किया है, गृह मंत्री को भी टैग किया है, जितेंद्र सिंह को भी टैग किया है, न्यूज चैनलों को भी किया होगा, लेकिन कौन ध्यान देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होगा या नहीं होगा, ये चर्चा का विषय है। बहुत पहले से चर्चा होती आई है, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। अब सवाल है कि परमाणु हमले की स्थिति में बचा कैसे जाए। परमाणु हथियारों का अगर हमला हो जाए तो फिर बचा कैसे जाए, अब आप ये भी जान लीजिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। परमाणु हमला होने के फौरन बाद आग का तूफान अपने दायरे में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है, पिघला देता है, और आसमान से गिरने वाला रेडियो एक्टिव कचरा भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बेसमेंट में शरण लेने के बाद जल्दी से अपने कपड़े उतार कर सबसे पहले आपको नहाना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरियों की परीक्षार्थी हैं तो आप किसके भरोसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। ये एनआरआई को मत बताइएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन को। उन्हें पता चलेगा कि 2-2 साल में एक परीक्षा का रिजल्ट नहीं होता है, तो एनआरआई को कम से कम शर्म नहीं आनी चाहिए किसी चीजों पे, क्योंकि वो हमेशा ऑटोमेटिकली गर्व के मूड में रहते हैं। 2015 में 558 डेंटिस्ट डॉक्टरों का चयन हो गया था। 2015 में, ध्यान रखें, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो अभी गर्व कर रहे हैं बिना असलियत को जाने हुए, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। 4 साल से ये पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। फरवरी 2019 में इनकी काउंसलिंग हो गई थी, अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेटर नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि सिस्टम ने नागरिक की क्या हालत कर दी है। यह भी सोचिए कि जब ये सिस्टम में जाएंगे तो क्या अपने नागरिकों का कुछ बेहतर ख्याल करेंगे। मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन सोचने में क्या बुराई है। काश कोई मंत्री जाग जाता और सिस्टम को ठीक कर देता, मगर ये चुनौती कोई नहीं लेता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नौजवान कभी भी इस सवाल पर उन्हें वोट देने नहीं आएंगे। आज हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पाकिस्तान में ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से हिंसा की खबरें आ रही हैं और वहां लोग मारे जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान और राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल एक है। दोनों के बयानों को शायद किसी एक ही व्यक्ति ने लिखा होगा, स्क्रिप्ट कोई एक ही आदमी लिख रहा है। पाकिस्तान राहुल गांधी के बयानों को इस समय 5 स्टार रेटिंग दे रहा है। पाकिस्तान ने राहुल गांधी को इस्तेमाल इसलिए कर लिया क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। ऐसी ही एक गलती भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्हें धर्मनिरपेक्ष बनने का बड़ा शौक था, वो यहीं पर वो भूल कर गए। अब आप कल्पना कीजिए, अगर राहुल गांधी 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री बन गए होते, कांग्रेस की सरकार आ गई होती, तो कश्मीर को लेकर भारत का रुख इस समय क्या होता। इस वक्त सबका ध्यान असम में होना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग तरह तरह की आशंकाओं में जी रहे हैं। खुद को साबित करने के कागजात में अपने को और अपने वतन को ढूंढ रहे हैं। शायद ही दुनिया में इस तरह का काम हुआ हो, लेकिन बहुत कम रिपोर्टिंग है। 31 अगस्त को नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स यानी एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने वाली है। हर व्यक्ति आशंकाओं में है कि उसका नाम होगा या नहीं होगा। सोचिए इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए वहां विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। गुवाहाटी से 80 किलोमीटर दूर दलिमबाड़ी में 71 साल की सर्वबाला मलिक और उनके बेटे परितोष असम के संदिग्ध वोटरों की सूची में हैं। उन्हें बांग्लादेशी माना जा रहा है। इससे पहले 1983 में असम आंदोलन के चरम पर हुई नस्ली हिंसा में सर्वबाला के शौहर की मौत हो चुकी है। उनकी झोपड़ी जला दी गई थी। इस गरीब अनपढ़ परिवार के पास बस ये सर्टिफिकेट और निशानियां हैं। हालांकि हम शहीद के परिवार से हैं, फिर भी डिवोटर हैं और संदिग्ध बांग्लादेशी हैं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम आपके और आपके परिवार के बारे में हर वो खबर आपको बताना चाहते हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है, आपके परिवार को लाभ हो सकता है, आपके दोस्तों को लाभ होगा, फिर आपके समाज को लाभ होगा और फिर देश को इसका फायदा होगा। इनको 500 रुपए में खरीद सकता है कोई, इनकी कोई वफादारी नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। असली खतरा देश के अंदर ही मौजूद है और आपको खतरे के इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए।